नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस सीट के सियासी समीकरणों को आपको बताने वाले हैं वो सीट बेहद खास रही है और हमेशा से हॉट सीट रही है। यहां से अशोक गहलोत जैसे नेता सांसद रहे हैं तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दिग्गज अभी सांसद हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला क्या यहां रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने राजपूत नेता को टिकट दिया है और यह सीट भी राजपूत बाहुल्य सीट कही जाती है। कांग्रेस ने यहां से करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को तीसरी बार चुनावी समर में उतार दिया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए और इस बार वो जालोर सिरोही से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यहां की सियासत का रुख क्या रहता है, कौन से मुद्दे हावी रहते हैं और जनता किस आधार पर वोट करती है, आज की सियासत समझाने की हम यहां की कोशिश करेंगे कि यहां की सियासत किस तरीके से बहती है और इस सीट का इतिहास भी क्या है, ये भी आपको बताएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सीट पर मुकाबला दरअसल किन किन के बीच में है। जरा देखिए, जब इस सीट की बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में तीसरी बार मैदान में है और मोदी सरकार की हैट्रिक के साथ वो अपनी हैट्रिक लगाने की तैयारी यहां से कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें यहां कांग्रेस की तो लगातार चेहरों को बदला गया है। जैसे 2009 के अंदर यहां से चंद्रेश कुमारी को मैदान में उतारा गया, वो जीत गई थी। उसके बाद चेहरा बदला गया। 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया, वो भी चुनाव यहां से हार गए। गजेंद्र शेखावत चुनाव जीत गए थे और इस बार करण सिंह उचियाड़ा को यहां मैदान में उतारा गया है। दोनों ही अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए और बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं और मुकाबला यहां बेहद रोमांचक होता हुआ और सीट अपने आप में हॉट सीट बनती हुई, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा इस सीट के साथ दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार के सांसद हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और राजस्थान में बीते 5 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासत और दोनों के बीच की अदावत को पूरे राजस्थान ने देखा है। ऐसे में ये चुनाव बहुत कुछ इस सीट पर तय करेगा कि वहां का असली नेता जनता की पसंद का कौन सा है, लेकिन ये तय जनता करेगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस सीट पर कुल कितने मतदाता हैं जो तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस सीट का वोटिंग परसेंटेज क्या है। देखिए, 2009 में बीजेपी 38.63% वोट हासिल कर पाई थी, जबकि कांग्रेस यहां 53.06% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी और कांग्रेस से चंद्रेश कुमारी सांसद बनी थी। अगर बात करें 2014 की तो 2014 के अंदर आपको यह आंकड़ा लगभग उल्टा नजर आएगा। जरा चलाइए 2014 का वोटिंग परसेंटेज। 2014 में जरा देखिए, 66.08% वोट किसको मिले, बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को महज 28.10 वोट परसेंटेज मिला। और हम जब भी चुनाव की बात करते हैं इस साल की बात जरूर करते हैं। ये जो 2014 है इसमें देश में एक अलग हवा बह रही थी और उस हवा का असर सभी सीटों पर पड़ा। राजस्थान की तो हम कह सकते हैं कि 25 की 25 सीटों पर वो असर पड़ता हुआ नजर आया था। और वोटिंग परसेंटेज जरा देखिए कहां से कहां, लगभग 50% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का इजाफा 2009 से 2014 के बीच में हुआ। लेकिन 2019 का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। जरा देखिए, 2019 में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, यहां 58.53% वोटिंग परसेंटेज रह गया बीजेपी का, लगभग 5% का कमी देखी गई। जबकि कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो 38.17% वोटिंग परसेंटेज रहा। अब इसके पीछे की एक बड़ी वजह और हो सकती है। बड़ी वजह यह हो सकती है, एक तो देश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट चल रहे थे, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा रहा। लेकिन राजस्थान में अब तक कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनके बेटे मैदान में थे, पूरी मेहनत की गई थी, पूरी मशीनरी को लगाया गया था और इसलिए
2014 के मुकाबले 2019 में वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कांग्रेस का बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद 3 लाख से ज्यादा वोटों से वैभव गहलोत इस चुनाव को हार गए थे। लेकिन अगर कुल मतदाताओं की बात इस सीट पर की जाए तो इस सीट पर जो कुल मतदाता हैं वो 21,32,713 हैं जो वोट डालेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 11,15,681 हैं, जबकि अगर बात करें महिला मतदाताओं की तो वो भी बताएंगे, लेकिन इस बार कुल 21,32,713 मतदाता वोट डालेंगे। और इसमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 11,15,681 पुरुष मतदाता हैं। वहीं अगर महिला वोटर्स की बात की जाए तो महिला वोटर्स की जो संख्या है वो इस सीट पर 10,16,985 है। वहीं इस सीट पर थर्ड जेंडर 47 है जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सीट पर इससे भी महत्वपूर्ण कुछ चीज है। इस सीट पर महत्वपूर्ण है यहाँ के जातीय समीकरण, क्योंकि राजपूत बाहुल्य सीट जरूर है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी जातियां हैं जो हार और जीत के फैक्टर को तय करती हैं। तो चलिए यहाँ का जातीय समीकरण क्या है ये भी आपको बताते हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। ये सीट जोधपुर की 7 और जैसलमेर की 1 विधानसभा सीट को मिलाकर बनी है। इस सीट पर अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो इस सीट के जातिगत समीकरण बताते हैं कि ये राजपूत बाहुल्य सीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा इस सीट पर क्या क्या है देखिए जरा। इस सीट पर मुस्लिम हैं, बिश्नोई हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, मूल ओबीसी हैं और महत्वपूर्ण भूमिका ये सभी निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इसको जरा समझते हैं कि किसकी कितनी भागीदारी इस सीट पर है। महत्वपूर्ण जातियों में राजपूत करीब 4,40,000 के आसपास है और दोनों ही पार्टियों ने राजपूत को मैदान में उतारा है। वहीं अगर राजपूत वोटर्स के अलावा बात की जाए तो मुस्लिम करीब 2,90,000, बिश्नोई करीब 1,80,000 के आसपास हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी जातियों की तो ब्राह्मण करीब 1,40,000 हैं, मेघवाल करीब 1,40,000 के ही आसपास हैं। उसके अलावा अगर बाकी की बात की जाए कि बाकी जातियां कौन सी, देखिए जाट करीब 1,30,000 हैं, माली समाज करीब 1 लाख के आसपास यहां है। और उस पर कितना असर अशोक गहलोत का पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वैश्य समाज करीब 70,000 के आसपास इस सीट पर हैं। तो ये दरअसल कैलकुलेशन, और हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि सीट हॉट सीट है, मुकाबला आपको नजर आता है कि भाई करण सिंह उचियाड़ा बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, लेकिन मुकाबले में अशोक गहलोत का नाम बाय डिफॉल्ट आता है। और यहाँ के जातिगत समीकरण बताते हैं कि ऐसा नहीं कि एक पक्ष में कोई चला गया तो समीकरण बदल जाएंगे। बहुत सी जातियों की भागीदारी है। ऐसे में जोधपुर के इस सियासी संग्राम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और वहां की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी? देखिए, जोधपुर में जिस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया या दिया जाना था, सभी को पता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया जाना था, लेकिन जैसे ही उन्हें टिकट मिला तो उससे पहले कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया था, कई तरीके के नाम चल रहे थे उसके आसपास। तो जब उचियाड़ा का नाम आया तो उस वक्त तक लोगों को लगा कि शायद वो टक्कर नहीं ले पाए, लेकिन जैसे ही उनके बयान आना शुरू हुए सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर बयान आने तक भी चीजें चलती रही। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने एक सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जल के क्षेत्र में उन्होंने देश भर में कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसे वो बताते रहे कि अब मेरे पास जोधपुर के लिए ये प्लान है, मैंने जोधपुर को ये सब कुछ दिया है, या मैंने जोधपुर के लिए ये प्रयास किए हैं, संगठन के लिए ये प्रयास किए हैं, वो सब अभी भी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी नए हैं, नए होने के साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नया हूं, मैं उनसे काफी अलग, काफी कुछ देने के लिए तैयार हूं, मैं भी आपके बीच का हूं, दोनों ही क्षत्रिय हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के पास ब्रह्मास्त्र है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के पास यदि कुछ है तो वो उनकी स्वयं की बात और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ। अशोक गहलोत के साथ के अलावा ये पूरा चुनाव, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में थोड़ा सा अंतर देखते हैं तो पूरा चुनाव एक तरफ
धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जा रहा है। विजेंद्र, आज भी देखा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में बात कही, उन्होंने कर्नाटक सरकार का उदाहरण दिया और उन्होंने यह तक कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण, मुस्लिम को भी आरक्षण देने की वकालत कांग्रेस करती है। इस तरीके का उनका ये जो पैटर्न था, ये साफ तौर पर संकेत था कि एससी एसटी इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि उनका आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, भाजपा है तब तक उनका आरक्षण रहेगा। ये उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सियासत इस वक्त जाति के आसपास आकर ठहर रही है। कांग्रेस एससी एसटी, हालांकि जोधपुर में हम एसटी की बात नहीं करते, एससी की ही बात करेंगे। तो दूसरी तरफ मालियों का साथ भी लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस कोशिश करेगी राजपूतों में सेंधमारी की। कांग्रेस कोशिश यह भी करेगी कि यदि कोई व्यक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से कुछ होता है, कांग्रेस में भी लोग नाराज होते हैं, बीजेपी में भी कोई भी बड़ा लीडर होता है, उनसे कुछ लोगों की नाराजगी होती है, तो उनकी नाराजगी को भी एक अस्त्र बनाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो नहीं बना सकते, लेकिन अस्त्र बनाया जाता है। तो इस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विजेंद्र, पास में बाड़मेर और जैसलमेर का चुनाव भले ही चर्चाओं में है, लेकिन जोधपुर का भी खासा चर्चाओं में है, क्योंकि आज की तारीख में यदि देश के क्षत्रिय नेताओं पर गौर फरमाएं तो राजनाथ सिंह के बाद देश के नेताओं में गजेंद्र सिंह शेखावत का भी क्रम आता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ है, वो संत समाज से हैं। हालांकि जिस कुल में उत्पन्न हुए, कुल में उत्पन्न होने के बाद जब संत बन जाते हैं तो संत की अपनी एक अलग जाति होती है, उनके पास अपने गुरु की उपाधि मिल जाती है, उनके वो गुरु के चेले ही कहलाए जाते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेता अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ, अमित शाह का साथ, और अमित शाह के साथ उनका जो साथ है वो ऐश्वर्य, कल शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, डोर टू डोर शुरू होगा। जोधपुर सीट पर बीजेपी से कौन कौन से दिग्गज आए गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए माहौल बनाने के लिए, और ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से किस किस ने मोर्चा संभाला? देखिए, कांग्रेस के पास सभी लोग हैं। कांग्रेस के पास एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों में बड़ा चर्चाओं में है। अशोक गहलोत का अपना एक अलग पैटर्न है। अशोक गहलोत जब प्रचार करते हैं तो वो वार करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। वो जब वार करते हैं तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह पर वार करते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लिया है, तो इसका मतलब प्रतिद्वंदिता शुरू भी हुई है। लेकिन इन सब के अलावा कांग्रेस के पास एक और है। कांग्रेस के पास एक तरफ सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो वह है गोविंद सिंह डोटासरा। जब वो डांस करते हुए नजर आते हैं और अपना नृत्य दिखाते हुए या रुमाल हिलाते हुए, और वो तेजल जैसा कोई गाना होता है, तेजाजी महाराज का लोकगीत जो होता है, जब उस पर नृत्य करते हैं या डांस करते हैं अपने अलग अंदाज में, वो सभा को संबोधित करने के बाद अपनी बात कहते हैं, तो उस वक्त सोशल मीडिया पर उनके वो गाने भी पॉपुलर होते हैं। हालांकि वोट वो कितना ले पाएंगे अलग बात है, वोट क्या उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम ये नहीं कहेंगे। तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत खुद भी स्टार प्रचारक हैं, खुद स्टार हैं, लेकिन उन्हें जो साथ चाहिए था उनके साथ है। नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं, अमित शाह के खास माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ से उनके मिलने का क्रम मुझे याद आता है। जब वो केंद्रीय मंत्री हैं तो वो कई बार लखनऊ और या फिर दूसरे स्टेट की बात करें, लेकिन खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अक्सर कोई ना कोई मीटिंग होती थी केंद्र की योजनाओं के मद्देनजर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझकर सीटों का चयन किया, या तो वो सीटें कमजोर मान रहे हैं या वहां टक्कर में मान रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उन सीटों का चयन किया। जोधपुर किस श्रेणी की सीट बीजेपी के हिसाब से? देखिए, जोधपुर बीजेपी जो है, जोधपुर को अगर इस पूरी फहरिस्त को जोड़कर देखें कि जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, हालांकि अलवर बी में आ रही थी, लेकिन अलवर को भूपेंद्र यादव ने ए बना दिया। भूपेंद्र यादव की मेहनत बहुत जोरदार थी, और जो उनका अंदाज है वो लोगों को शुरुआती तौर पर ऐसे लगता था कि भूपेंद्र यादव किस तरीके से सब कुछ सेट करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भूपेंद्र यादव भी राजस्थान के ऐसे बड़े दिग्गजों में शुमार हो गए हैं जो अपने आप में पूरे राजस्थान को या किसी भी स्टेट के चुनाव को लड़वा सकता है। वो अपने लिए चुनाव लड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहां पर इस जोधपुर सीट को भी बीजेपी अपने आप में जीती हुई सीट मानकर चलती है। मैं यहां पर संक्षेप में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि सहयोगी या वरिष्ठ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो बताएंगे। मैं यही कह रहा था कि जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जयपुर,
और अब अलवर भी हो गई है। इस तरीके की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को पूर्णतः विश्वास है। कोटा को लेकर भी मैं जिक्र करूंगा कल के बाद। कोटा में भी अपने आप में बीजेपी मानकर चल रही है कि कोटा सीट बहुत मजबूत है, लेकिन ऐश्वर्य एक बार इतिहास को खंगाल लेते हैं। जोधपुर सीट का इतिहास अभी तक का क्या रहा है अपने दर्शकों को जरा बताते हैं, क्योंकि 1952 में देश के बाकी लोकसभा सीटों के साथ यहां भी चुनाव हुआ, लेकिन निर्दलीय के साथ यहां संसद में उपस्थिति दर्ज हुई। जसवंत राज मेहता निर्दलीय 1952 में चुनाव जीते। उसके बाद 1957 में चुनाव हुआ, लेकिन देखिए 1952 में निर्दलीय जसवंत राज मेहता चुनाव जीते और वो संसद पहुंचे। 1957 के अंदर कांग्रेस के टिकट पर जसवंत राज मेहता ही जीते और वो फिर संसद पहुंचे। लेकिन उसके बाद है कि 1962 में निर्दलीय लक्ष्मीमल सिंघवी चुनाव जीते, वो सांसद बने। इसके बाद जब बात करेंगे 1967 की, तो 1967 के चुनाव में कौन जीता? कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्र कुमार सिंघवी चुनाव जीते। निर्दलीय कांग्रेस ये चलता रहा। 1971 के चुनाव के अंदर फिर देखिए निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा कुमारी ने जीत दर्ज की है और यहां शुरुआत के दौर में निर्दलीय काफी संख्या में जीतकर पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रणछोड़ दास गट्टानी चुनाव जीते। उसके बाद के चुनाव की अगर बात करें, यानी कि 1980 के चुनाव के, तो देखिए 1980 में कांग्रेस के टिकट पर अशोक गहलोत चुनाव जीते। इसके बाद 1984 में अशोक गहलोत यहां से फिर चुनाव जीते। 1989 में बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह ने चुनाव जीता। 1991 के चुनाव में जब हम आएंगे तो 1991 में एक बार फिर से अशोक गहलोत यहां चुनाव जीते और सांसद बने। 1996 में कांग्रेस से अशोक गहलोत एक बार फिर से चुनाव लड़े और वो जीतकर संसद पहुंचे। 1999 में बीजेपी के जसवंत बिश्नोई चुनाव जीते, माफ कीजिएगा 98 के अंदर जरा देखिए अशोक गहलोत फिर से चुनाव जीते। लेकिन 1999 के अंदर हम आपको बता रहे हैं 1999 में यहां से बीजेपी के जसवंत बिश्नोई चुनाव जीते। 2000 देखिए 1999, उसके बाद 2004 में फिर से बीजेपी के जसवंत बिश्नोई चुनाव जीते। 2009 के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रेश कुमारी ने चुनाव जीता। उसके बाद 14 और 19 में गजेंद्र शेखावत ही चुनाव जीते, वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में, और दूसरी तरफ मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की तैयारी में। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि जोधपुर अपने आप में हॉट सीट रही है और आज से नहीं शुरू से रही है, इस बार का मुकाबला आप कितना बेहतरीन मान रहे हैं? और वैभव गहलोत यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, उसके बाद के समीकरण यहां किस तरीके के बन रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वैभव गहलोत ने जिस तरह से चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में इस चुनाव में अंतर है। इस बार का चुनाव एक तरह से कहा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चुनौती की तरह रहा। मैं खुद वहाँ देख कर आया तो कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियाड़ा ने, एक तो कहा जा सकता है कि स्वजातीय कार्ड कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खेला, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर की गई। राजपूत स्थानीय होने का कितना लाभ वो ले पाएंगे करण सिंह, ये अलग बात है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके घर में घेरने की पुरजोर जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की थी वो कामयाब हो गई, और यही कारण है कि वो अपने पूरे इलाके से, निर्वाचन क्षेत्र से निकल नहीं पाए। 10 साल में उनके कामों का लेखा जोखा उनको लगातार बताना पड़ा वहाँ पर। और इतना ही नहीं, आप देखिए विजेंद्र की तमाम देश के प्रमुख बीजेपी के स्टार प्रचारक जोधपुर में आ गए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर तमाम बड़े दिग्गजों ने जोधपुर के अंदर प्रचार किया। और क्योंकि ये एक टेक्निकली मूव था कांग्रेस का, और इस मूव के सामने शुरू में तो कांग्रेस के लोगों को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस ने बाई दे दी। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस चुनाव के अंदर और कई चीज़ें सामने आने लगी। और जैसा ऐश्वर्य मेरी बात से सहमत होंगे कि भीतरघात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार कई चेहरे मंच पर नज़र आते हैं साथ में, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं पर्दे के पीछे, इसका अंदाज़ा नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस तरह का कम वोटिंग का पैटर्न हमको 12 सीटों पर पहले चरण में दिखा है, अगर कमोबेश ये स्थिति रही तो यहाँ पर भी एक मजबूत मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला हमें दिख सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हाथ मिलने की तस्वीरें आई थी वो हाथ ही मिले होंगे, दिल नहीं मिले होंगे। देखिए, राजनीति में इतना आसान नहीं होता है।
कि मन का मैल या मन का भेद दूर हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि किस तरह से सियासत में सोशल इंजीनियरिंग को आप पूरी तरह उसके अपनाते हैं और किस तरह से दाव खेलते हैं। आप देखिए जोधपुर की सीट पोखरण तक फैली हुई है, जैसलमेर का पोखरण इस हिस्से में आता है। माइनॉरिटी के वोट बड़ी संख्या में है, एससी का वोट बड़ी संख्या में है, और रूरल बेल्ट में जाट भी हैं, विश्नोई भी हैं और दूसरी जातियां भी निवास करती है यहाँ पर। और राजपूत जो वोट है वो बड़ी तादाद में है। तो राजपूत वोट, मेजोरिटी ऑफ राजपूत वोट, क्योंकि दो राजपूत क्षत्रप आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो मेजोरिटी ऑफ, हमने गंज सिंह शेखावत से भी पूछा था कि आपके सामने स्वजातीय कार्ड खेला है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ है, मेरी शिक्षा दीक्षा जोधपुर में हुई है, मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, और खुद आप जानते ही जोधपुर छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे। और दूसरी ओर करण सिंह जो कि खुद को वहाँ का बेटा बताकर चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं जोधपुर का बेटा हूँ। वहाँ दो ही नारे बहुत प्रचलित दिखे मेरे को पूरे चुनाव में। एक तो नारा ये था, देश में नरेंद्र, मारवाड़ में गजेंद्र। दूसरा नारा था, जोधपुर का बेटा करण सिंह। तो ये नारों की जो राजनीति थी वो भी हमें नजर आई। योगेश एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगा, विजेंद्र भी शायद इत्तेफाक रखें कि ये वही जोधपुर है जहां पर ये माना जाता था कि यार राठौड़ को टिकट दिया जाए। राठौड़ और शेखावत की बात यहां पर आती है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने साबित किया, शेखावत होने के बावजूद, कि गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से जीते, 2 बार जीते। क्या इस बार, क्योंकि सामने जो है वो राठौड़ नहीं है जहां तक मैं देखता हूं, तो राठौड़ शेखावत या गोत्र का भी कुछ होता है क्या? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं गोत्र को? देखिए अब जब गोत्र की बात आ जाती है तो वहां तो गजेंद्र सिंह शेखावत या माइनस कहलाएंगे जोधपुर की पॉलिटिक्स में, क्योंकि शेखावत तो या नाम मात्र के। अगर राजपूतों के अंदर गोत्र की बात करें तो शेखावत या नाम मात्र के हैं। यहाँ पर राठौड़ है, चौहान है, भाटी है, इंदा है, ये जो राजपूतों की जो वर्ग है वो यहाँ पर बहुतायत में निवास करते हैं जोधपुर के अंदर। और शेखावत, क्योंकि शेखावत शेखावाटी के हैं और मूल रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत महरौली जो यहाँ पर श्री माधोपुर के पास में है वहाँ के मूल निवासी है, लेकिन बरस हो गए उनको। और जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ कि लोकसभा चुनावों के अंदर स्थानीय या बाहरी कोई बड़ा मुद्दा होता ही नहीं है यहाँ पर अब, क्योंकि जो जहाँ रहता है बरसों से गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ की बोली बोलते हैं, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह अपना लिया है। राजस्थान की तो बहुत सी सीटें ऐसी है जहाँ निर्दलीय है या कहीं की बाहरी ना जाने कितनी बार जीते हैं। सुखबीर सिंह चौनापुरिया और आप हरियाणा से आकर चुनाव जीते हैं। करण सिंह जो है, करण सिंह उचाड़ा, ये चौहान वंशी हैं। और वो चौहान वंशी हैं जो जोधपुर हिजाइनेस के जब सेना हुआ करती थी उस सेना के अंदर इनके 4 फादर्स उस सेना के अंदर एक तरह से कहा जाए तो रण में लड़ने के लिए जाया करते थे। ठीक है योगी जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। वक्त की कमी है, जरा बताइए यहाँ के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए जोधपुर में सर्वाधिक विकास अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत ने किया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जोधपुर के अंदर चाहे IIT हो, IIM हो, चाहे तमाम बड़े शैक्षिक और शैक्षणिक चिकित्सीय संस्था, आपको ध्यान ही है कि NLU जोधपुर के अंदर है, राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर स्थापित है, तमाम बड़े संस्थान जोधपुर में है। इनमें 2 बड़े चेहरों का योगदान है, और वैसे तो हम 3 बड़े चेहरे कह सकते हैं, लेकिन 2 बड़े चेहरे का योगदान मोटे तौर पर है। अशोक गहलोत, जसवंत सिंह, जब वो देश में वित्त मंत्री थे तब उन्होंने जोधपुर में बहुत काम कराया, वो यहाँ के सांसद रहे। और तीसरा कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी जोधपुर में सबसे लोकप्रिय सांसद रही, जो कि आपको ध्यान ही है कि जोधपुर की पूर्व राजमाता रही, वो बड़ी लोकप्रिय थी यहाँ पर। वो चुनाव भी जीती, हारी भी नहीं चुनाव। और कहा जा सकता है कि जोधपुर के अंदर सर्वाधिक बार सांसद रहने का जो रिकॉर्ड है वो अशोक गहलोत का नाम है, जो अभी तक नहीं टूट पाया है। 5 बार वो सांसद यहाँ से रहे। ठीक है ऐश्वर्या, अंतिम सवाल, क्योंकि विकास की हम बात करें, मुद्दों की बात करें, लेकिन उन सबसे इतर बीते 48 घंटे 72 घंटे में धार्मिक तौर पर बयानबाजी हो रही है। आपको लग रहा है कि जोधपुर में अंतिम क्षण में पूरे चुनाव को विकास से इतर करते हुए धार्मिक चोला पहनाया जा सकता है, क्योंकि देश भर के अंदर ऐसा किया जा रहा है? देखिए अब धर्म पर आकर रुका है और धर्म की बात भी की जाने लगी है और उदाहरण भी दिए जाने लगे, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो भूल गए थे लोग और उन्हें याद दिलाए जाने लगी है। मैं राजनीति के लिहाज से बता रहा हूं, राजनीति में यदि कोई किसी चीज को भूलता है तो उसे याद दिलाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, तब जाकर उसके मन मस्तिष्क में वापस से वो बात आती है। क्योंकि यहां पर जो फीडबैक मिला था, मेरी बात से योगेश कितना इत्तेफाक रखते हैं बताएंगे भी, कि
राजनीति में कई बार चीजें भूल जाते हैं लोग, उन्हें बार बार याद दिलाते रहो जिससे कि वो याद आए, और याद आने के साथ वो वोटर बाहर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं अब वो ये कहने भी लगे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है, हमें फिर किस बात की चिंता। तो उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बरकरार रखना पड़ेगा, और उस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए यहां इस तरफ मूव भी करना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस ओर मूव कर रही है जो मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस देश में विकास से ज्यादा जाति की बात होती है, इस देश में विकास से ज्यादा धर्म की भी बात होती है इस देश में। ठीक है योगी जी, एक लाइन में खत्म कीजिए। क्या ऐश्वर्या का कहने का मतलब यह है कि जो देश में बदलाव चाहते हैं वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि आ तो सरकार यही रही है वो वोट डालने जा ही नहीं रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, तमाम पहलू है, खासतौर से युवा मतदाता, नव मतदाता जिसकी सर्वाधिक डिमांड है कि वो वोट देने पहुंचे और नव भारत के लिए, विकसित भारत के लिए वोट दे। बीजेपी की यही कोशिश है। मतदान प्रतिशत का कम रहना चिंताजनक भी है, लेकिन मतदाता की मनोस्थिति को देखना होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि की के प्रति लोगों की आशाओं को देखने के लिए। ऐश्वर्या, आपका भी शुक्रिया। आज हम आपसे जिक्र कर रहे थे जोधपुर लोकसभा सीट का, वहां का इतिहास क्या, वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या, वहां के जातिगत समीकरण क्या, और उन सब के इतर किन मुद्दों पर जनता चुन रही है। क्या वाकई में विकास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, या फिर चेहरे का मुद्दा है, ये जनता को तय करना है। लेकिन कल 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, डोर टू डोर शुरू होगा। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकलिएगा और 26 अप्रैल को जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है राजस्थान में, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। किसको करना है ये आपको तय करना है। नमस्कार।